दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। यूएस मार्केट अभी बंद है हॉलिडे की वजह से, लेकिन यूएस मार्केट से कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही है, उसको चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बातचीत होगी, साथ में स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है जो हम यहाँ पे चेक करेंगे। यूएस मार्केट की वजह से दोस्तों ग्लोबल मार्केट के अंदर एक शिफ्ट शुरू हो चुका है, जिसमें जो ट्रेडिशनल टेक कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं। उनके जो वैल्यूएशन है स्टॉक्स की, वो सिंगल डिजिट में आने की तैयारी में है। जबकि कुछ ऐसी कंपनीज है जो अभी की जो टेक है, एआई है, उसके ऊपर फोकस करी, उनके जो प्राइजेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और जो वैल्यूएशन है वो उसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। एक और कंपनी अडोबी, जिसको आप सभी आई थिंक जानते होंगे, इनकी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स है जो हम यूज़ कर चुके हैं, यूज़ करते हैं। और अब उन जो सॉफ्टवेयर्स है उनका जो रेलिवेंट है या रेलिवेंस है वो बहुत कम हो चुका है एआई आने की वजह से। अडोबी के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है, पिछले 5 साल में 65% का क्रैश। पी रेशो आप देखिए 11 का पी अभी इसमें मिल रहा है। अगर इसमें लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म का चार्ट आपको बताएगा कि अब इन कंपनीज में से इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं और जो हाई टेक कंपनीज है या जो अभी के इनोवेशन के साथ में चलने वाली कंपनीज है, एआई कंपनीज है, वहाँ पे पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में पॉजिटिव। अगर आपके पास में यही कंपनीज है, आप इनमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आप इनमें बाइंग करते जा रहे हैं, तो फिर आपको रिजल्ट उसके हिसाब से फिलहाल नेगेटिव मिलेंगे। देखो, फ्यूचर का एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 तरह की बातें हो रही है कि ये जो कंपनीज है ये पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगी, कहीं ना कहीं जाके इनकी वैल्यूएशन को बॉटम मिलेगा, उसके बाद में ये कंपनीज सुधर सकती हैं, लेकिन कब उसका किसी को आइडिया नहीं है। एसेंचर एसेंचर भी आप देख सकते हैं 10 की पी पर आ चुका है और इसमें भी काफ़ी बड़ा ड्रॉप हो चुका है। साथ में आगे देखते हैं कैप जेमिनाई, इसके अंदर भी काफ़ी बड़े ड्रॉप है। इसके अगेंस्ट में हम देखें एनवीडिया, इसकी वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 32 की है और जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी कमाल की है, पिछले 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं। पेलेंटियर की बात करें तो इसके भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे और इसकी जो वैल्यूएशन है 144 का पीई है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टर या जो भी म्यूचुअल फंड्स अगर आईटी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे रिटर्न्स बनना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ये काफ़ी पॉपुलर फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इंडिया का आई थिंक सबसे बड़ा फंड है, जिसमें 1,40,000 करोड़ का AUM है। और पिछले 3 साल से AUM आई थिंक 3 से लेकर 4 गुना हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का मैक्सिमम पैसा इस फंड में इन्वेस्टेड है। हर एक, या फिर हम बोल सकते हैं हर 2 में से एक रिटेल इन्वेस्टर का पैसा पराग पारिक में है ही। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो नीचे कमेंट करिए कि आपका भी पैसा इस फंड में है या नहीं। अब देखिए पिछले 1 साल में रिटर्न्स कितने, 1.24% नीचे हैं। आपके पास में फंड नहीं है तब भी आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि इनके पास में डेट भी है। 80% अभी इक्विटी है, 20% डेट में, कैश में, रियल एस्टेट में इनका पैसा है। स्टिल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो कैसे आउट परफॉर्म करेगा जब डेट है और बाकी और क्वेश्चन है। स्टिल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्यों? क्योंकि आईटी इनके पास में है और आईटी में इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ा दिया है। इनको पर्सनली ऐसा लगता है कि आईटी कंपनीज का फ्यूचर है, वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल है, इस वजह से इसमें बाइंग की है। अब एक और फ्लैक्सी कैप फंड हम देखें जो कि HDFC फ्लैक्सी कैप है, ये 1 साल में 3% के रिटर्न्स दे चुका है, एट लीस्ट पॉजिटिव है। इसके बाद में हम देखते हैं कॉन्ड फ्लैक्सी कैप, 1 साल में 15% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं हेलियोस का फ्लैक्सी कैप, जिसमें 11% के रिटर्न्स 1 साल में मिल चुके हैं। अब देखिए ये दो जो फंड है ना, हेलियोस का और कॉन्ट का, इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो मोमेंटम की है। जो भी सेक्टर या स्टॉक में मोमेंटम होता है वो ये अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं। जबकि HDFC फ्लैक्सी कैप और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप की जो स्ट्रैटेजी है वो वैल्यूएशन को लेकर होती है। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो फंड मैनेजर है, दोनों अब जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उनमें ट्रैप होता है, अटकते ये भी है। हम क्या सीख सकते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो वैल्यूएशन के बेसिस पे निवेश करता है वो वैल्यू ट्रैप के अंदर फंसता है। वैल्यू ट्रैप मतलब कि आपको वैल्यूएशन दिख गई सस्ती है, लेकिन हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है। सस्ता और सस्ता हो जाता है, जो हमको आईटी कंपनीज में देखने को मिला है, तो उसको कहते हैं वैल्यू ट्रैप। अब वैल्यू ट्रैप से बचने का तरीका क्या है? एग्जिट, लॉसेस को बुक करना। अगर राइट टाइम पे कर दिया तो ठीक है,
उसी तरह से दोस्तों मोमेंटम ट्रैप भी होता है कि आपने देखा कि चलो ठीक है मोमेंटम है और आपने उस मोमेंटम को चेस करने के लिए एंट्री की है, लेकिन आपके एंटर करते ही स्टॉक नीचे जाना शुरू हो गया। बचने का तरीका, अगेन एग्जिट। सो जितना जल्दी ये फंड मैनेजर अपनी गलतियों से निकलते हैं उतना ही अच्छा होता है। फिलहाल देखते हैं पराग पारी क्या करता है। बाकी कॉन्ट और हेलियोस के अंदर तो आईटी है नहीं या बहुत ही कम है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे अच्छी तेजी मिल रही है। सेम सिचुएशन आपके पोर्टफोलियो के साथ भी होगी। सो ये चीज़ अपने को यहाँ पे सीखने को मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, यूएस मार्केट में एआई कंपनीज का आतंक तो है, साथ में एक और आतंक है हिजबुल्ला और ईरान के साथ में हमने देखा कि दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया है सीज फायर का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटैक कंटिन्यू। जो मैं आपको कह रहा था कि दोनों नहीं सुधरेंगे, एक टेररिस्ट ग्रुप है और एक इजराइल है जो कि छोड़ता नहीं है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यूज़ आती है कि लेबनान का जो सीज फायर है वो अग्री हो गया था, और अग्री होने के बाद में क्या हुआ, अग्री होने के बाद में यहाँ पे इजराइल ने लॉन्च किया डेडली स्ट्राइक्स लेबनान के ऊपर जो कि हिजबुल्ला है। 34 मिनट पहले की न्यूज़ है, ठीक है। तो इसको लेकर क्या हुआ है, स्विट्जरलैंड में जो आज बातचीत होनी वाली थी फ्राइडे के दिन, वो स्क्रैप हो चुकी है, यानी वो बात नहीं होगी। सो नेगेटिव न्यूज़ अभी तो देखो 60 दिन है, 60 दिन में कितनी बार हॉर्मुज बंद होगा देखते हैं, क्योंकि एमओयू साइन होने से आई डोंट थिंक इन दोनों को कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो कंट्री है जिस तरह से अभी ये वॉर को मजाक बना रखा है, मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर ये अग्रीमेंट कंटिन्यू रखेंगे। सो इस न्यूज़ के बाद में दोस्तों हुआ क्या है, ब्रेंट का जो प्राइस है वो ऊपर आ गया, $80 के ऊपर वापस से आ चुका है। जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, फाइनली अभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास ही आ चुका है। सो कभी फियर है, कभी ग्रीड है, एक्चुअली जो ब्रेंट है उसको कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। $70-60 शायद अपन अभी नहीं देख पाएंगे। सो ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। सो इसराइल का दोस्तों जो गोल है वो सिंपल है कि इसराइल को न्यूक्लियर वेपन के साथ में ईरान को नहीं देखना है। इसराइल अभी काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा है, काफ़ी जगह काफ़ी दुश्मन है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्ला है और हमास है और उसके साथ में यमन के अंदर भी है। सो कंटिन्यूसली 3 जगह यानी 3 जो ग्रुप्स है उसके ऊपर इसराइल का अटैक जारी है और इसराइल आई डोंट थिंक कि रुकेगा। सो ये एक चिंता का विषय अभी के समय है मार्केट को लेकर, और इसका जो रिएक्शन है गिफ्ट निफ्टी में अभी आप देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी ओपन है। सो अभी कोई तेजी नहीं है, प्रेशर के साथ में ही गिफ्ट निफ्टी अभी दिखाई दे जाता है। बाकी देखते हैं 2 दिन में क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। आईटी कंपनीज आपने देखी, स्टॉक्स नीचे गिरे, ओएफएसएस ने अच्छा किया, विप्रो ने भी हम बोल सकते हैं कि काफ़ी शानदार रिकवरी दी है। सबसे पहले ओएफएसएस देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 3% की तेजी, 32 का पी, तो इसको इतनी वैल्यूएशन क्यों मिली हुई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ दी है, 30% का ईपीएस ग्रोथ, 30% का प्रॉफिट, 20% की सेल्स, मार्जिन में इंप्रूवमेंट। ऐसा कहाँ पे मिलता है, कौन सी आईटी कंपनी ऐसा कर रही है। सो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिली है। इसके बाद में हम देखें वाइनवा बेसिस में तो यस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, बट जो ग्रोथ है ना उसका परसेंटेज बहुत स्लो है, 11 का 26 हुआ है, यानी डबल से ज़्यादा 10 साल में। स्लो ग्रोथ, ये जो स्लो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में थी, लेकिन अभी 1-2 साल से थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ देना कंपनी शुरू कर चुकी है। और इसी का जो रिएक्शन आपको इसके चार्ट में देखने को मिलेगा, पिछले 10 साल से कोई ग्रोथ नहीं थी, तो ये जो हाई था इसी पर थी। कंपनी का जो स्टॉक है कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन एकदम से जो ग्रोथ आती है अभी पिछले कुछ साल में, उस वजह से स्टॉक आगे निकल गया। सो क्वेश्चन है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेन रहेगी। मेरे हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो ये अकेली कंपनी कुछ खास नहीं कर सकती है। सो अगर कोई इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि आज इसमें तेजी मिल गई तो ये तो एआई कंपनी निकली, ये तो कोफोर्स परसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म का जो मूव है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई के लिए जस्ट अभी 9% ऊपर है। सो इतनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो। विप्रो 1.28% की गिरावट है, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थिंक इसमें दिखी है, 5% के साथ में रिकवरी है, 14 का पी अब इसमें हो चुका है, 6% का डिविडेंड है। नंबर्स देखो खराब आते हैं, इसके नंबर्स अच्छे नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ आ रही है जिसमें कंपनी ने एडिशनल 20% स्टेक ले लिया है अग्नि ग्लोबल के अंदर,
$2.1 मिलियन को देकर। सो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये जो कंपनी है अग्नि ग्लोबल, ये इंश्योरेंस एआई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काम करती है। और विप्रो का जो रेवेन्यू सोर्स है वो फाइनेंस है, बैंकिंग है और साथ में इंश्योरेंस भी है। ये 3 कैटेगरीज में विप्रो को अच्छा खासी कमाई मिलती है और अच्छा खासा एक्सपोजर इसमें आ जाता है। सो ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो क्या विप्रो में दम है इस डील के बाद में? देखो अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, ये कहना एक डील की वजह से कंपनी बहुत अच्छा नहीं करेगी, वो चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। साथ में टीसीएस की जो वैल्यूएशन अब विप्रो के लेवल पे आ चुकी है। अब ये दिन देखने को मिल रहा है कि टीसीएस की जो हालत है विप्रो की तरह हो चुकी है। टीसीएस को जो प्रीमियम मिलता था वो सब जा चुका है। सो विप्रो के अंदर भी दोस्तों सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो ओएफएसएस के अंदर हमने देखा था कि 2008 से लेकर 2020 तक नो रिटर्न्स, कोई रिटर्न्स नहीं थे। हो सकता है आगे के 10, 12, 15 साल भी कुछ ऐसे ही निकले। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अगर सिचुएशन ऐसी रहती है तो काफ़ी डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि जो वॉल्यूम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले देखो वॉल्यूम कितने कम थे, अभी वॉल्यूम कितने ज़्यादा थे आफ्टर कोविड। तो कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा फंड इसके अंदर आ चुका है, ये सोचते सोचते कि अब एआई कंपनीज का बूम है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी, ये सब चीज़ें। बट एक्चुअल में जो गेम है वो एआई कंपनीज लेकर जा रही हैं। सो 52% नीचे है, बट ये नहीं सोचना है कि 52% नीचे है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, तो वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। टेक्निकल्स आपको बताएंगे कि कब रिकवरी आएगी, कब बॉटम आउट होगी चीज़ें, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कहाँ पे है रिटर्न्स, कौन कौन सी कंपनीज या कैटेगरीज में पैसा है? सो एआई के अंदर तो यूएस में जाइए, यूएस में इन्वेस्ट करिए, जो कि 2-3 महीने बाद आई थिंक ओपन हो जाएगा, तब यूएस कंपनीज को भी डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे। फिलहाल अभी फैंग है जो 1 साल में 41% के रिटर्न्स दे चुका है, नैस्डेक है जो 82% के रिटर्न्स दे चुका है। अगेन प्रीमियम का ध्यान रखो। सजेशन देखो मेरा तो आपको यही रहेगा कि 2-3 महीनों का वेट करो, जिसमें यूएस मार्केट की इन्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो यूएस में जो ईटीएफ्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल प्राइस पे चल रहा है, यहाँ पे प्रीमियम है। सो वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। साथ में इंडियन कंपनी को देखना है तो नेट वेब है, जिसमें 200% के रिटर्न्स बने हैं, 3 गुना स्टॉक हो चुका है। जहाँ पे जो इंडियन कंपनीज हैं 50% या 50%, 60% नीचे टूट चुकी है, वहाँ पे यहाँ पे 200% के रिटर्न्स बने हैं। तो ये कुछ कंपनीज है जो पोर्टफोलियो के अंदर आपको स्ट्रेंथ देगी। बाकी आईटी कंपनीज में अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल है, वो चीज़ आपको समझनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।